रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होके डाइनिंग टेबल के पास आता है, जहाँ उसकी माँ शारदा सब्जियां काट रही थी और पिताजी प्रसाद अखबार पढ़ रहे थे। वो वहाँ पे आता है। शारदा को फर्क नहीं पड़ता उसके आने पे, वो फिर भी अपने काम में ही लगी रहती है। ना तुम देख रही हो ना मुझसे बात कर रही हो, मैं तुम्हें कितना बुला रहा हूँ। कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो थोड़ा मुस्कुरा सकती हो ना। चलो छोड़ो, जब घर लौटता हूँ शाम को तब भी तुम मुझे खाना नहीं देती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो माँ? अपनी प्यारी गांव वाली बहू अनामिका के लिए बेटा। माफ करो माँ, मैं उस गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। बड़े मंद बुद्धि होते हैं उनके, कुछ अच्छा सोचने की क्षमता ही नहीं होती, पर हाँ सरल होते हैं। देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी माँ तुमसे बात करे तो तुम्हें उस गांव की लड़की अनामिका को घर में बहू बना कर ही लाना होगा। जरा सोच के बताना बेटा। अगर तुम कहते हो तुम अनामिका से शादी नहीं करोगे तो वो मुझे भी तुमसे दूर ले जाएगी, इस बात का ख्याल रखना। ऐसा कहने पे रमेश थोड़ी देर सोचने लगा। ठीक है, फिर माँ के लिए मैं उस गांव की लड़की से शादी कर लूंगा। उसकी बातें सुन के शारदा बहुत खुश हो जाती है और चेयर से उठ के रमेश को पकड़ के वो उत्साहित होके कहने लगती है, मैं जानती थी बेटा, तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। मैं जो कहूँगी वो तुम जरूर करोगे। ऐसा कहकर वो मुस्कुराहट के साथ रमेश को ऑफिस भेज देती है। कुछ दिनों के बाद गांव की लड़की अनामिका से रमेश की शादी हो जाती है। अनामिका अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आती है। शारदा जो सोफे पे बैठी थी कहती है, दूध स्टोव में चढ़ा के उसमें थोड़ा पानी डाल दो बहू। अच्छा ठीक है माँ जी, मेरी माँ ने कहा है कि आप जो कहेंगी वो सुनने के लिए, इसीलिए आप जो भी कहेंगी मैं वही करूँगी। ठीक है अनामिका, पहले जाके दूध चढ़ाओ स्टोव में और पानी डालो, जाओ। अभी जाके करती हूँ माँ जी। फिर वहाँ से अनामिका किचन में चली जाती है। फिर दूध का बर्तन वो स्टोव में चढ़ा देती है और उसमें पानी डालने लगती है। दूध के बर्तन में पानी भर के वो पानी स्टोव पे नीचे गिरने लगता है। शारदा जो बैठी हुई थी, क्या हो गया, बहू अभी तक किचन से बाहर नहीं निकली है, क्या कर रही है वो? ऐसा सोचकर शारदा किचन में देखने जाती है। अनामिका दूध में इतना पानी डाली थी कि ओवरफ्लो होके वो स्लैब भर गया था। क्या बहू, ये क्या किया तुमने? आपने जो कहा था वही तो माँ जी, दूध में मैं पानी डाल रही थी। दूध का बर्तन जब भर गया था तब तो रुक जाना चाहिए था ना। पर आपने तो ये नहीं कहा था कि दूध का बर्तन अगर भर जाए तो रुक जाना। उसकी बातें सुन के शारदा सर पकड़ लेती है। अनामिका से बिना कुछ कहे वो सीधा हॉल में आ जाती है और आके शारदा सोफे पे बैठ जाती है। फिर वो अनामिका को अच्छे से समझाने लगती है कि कैसे सफाई से काम करना है और कैसे नहीं करना है। अनामिका भी श्रद्धा पूर्वक सुन के सर हिलाती है। तभी पति रमेश, अब मेरी बात सुनो, शहर में तुम्हारी वेशभूषा, रहन सहन, ये सब कुछ बदलना होगा। शहर में तुम्हें थोड़े स्टाइल से ही रहना होगा। अगर कोई कुछ बात कहे तो उनकी बात सुनो, गांव वाली की तरह बड़बड़ाती मत रहो, मेरी बात याद रखना। इस तरह से रमेश चेतावनी देता है। भले ही उसकी बातें सुन के उसे बुरा लग रहा हो, पर अब पति ने जब कहा है तो अनामिका को उनकी बातें तो सुननी ही पड़ेगी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। शारदा का पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो गए। शारदा पूजा का सारा सामान वाला बैग अनामिका को देकर कहती है, सुनो बहू, जैसे प्रवेश द्वार से जाओगी तुम्हें अपना कमरा दिख जाएगा, वहाँ ये सामान ले जाके पूजा करो। मैं बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ। बाप बेटा कुछ सेटलमेंट के लिए बाहर गए होंगे, वो दोनों थोड़ी देर में ही घर लौट आएंगे। ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। फिर गांव की लड़की अनामिका सारा पूजा का सामान लेके उस घर में आ जाती है। शारदा के कहे मुताबिक जैसे अनामिका घर में प्रवेश करती है, उसे एक वेस्टर्न टॉयलेट दिखता है। अनामिका कुछ सोचे समझे बिना ही जाके बाथरूम को फूलों से सजा देती है और वहाँ नारियल भी फोड़ लेती है। साथ ही साथ अगरबत्ती और दिया भी जलाती है। उसी बीच रमेश और प्रसाद घर लौट आते हैं। वो दोनों आश्चर्य होकर देखने लगते हैं कि शारदा की प्यारी बहू अनामिका कैसे बाथरूम सजाई है और वहीं पे पूजा कर रही है। थोड़ी देर बाद शारदा जो बाजार गई थी सब्जियां लाने के लिए, वो भी लौट आती है। देखती है अनामिका बाथरूम में आरती जलाकर घंटी बजा रही है। शारदा ये देखकर बड़ा आश्चर्य होती है। अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख लो माँ, गांव की बहू लाने के लिए तुम मुझसे बात करना बंद कर दी थी ना। देखो कैसे बहू पूजा कर रही है। आंखों को सुकून मिल गया अब? सुकून क्या मिलेगा बेटा, ये सब देखने के बाद तो चक्कर आ रहा है। ऐसा कहकर शारदा बेहोश होके गिर जाती है। रमेश और प्रसाद जल्दी से उसे उठाकर बिस्तर पे ले जाके लेटाते हैं।
रमेश पानी लेकर शारदा के चेहरे पे छिड़कता है। शारदा अपनी आंखें खोलती है। अनामिका सर झुका के बगल में ही खड़ी थी। फिर प्रसाद और रमेश हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अरे मेरी गौ जैसी बहू, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या पूजा कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ नहीं? असल में माँ जी, पिताजी बचपन में ही गुजर गए ना, और माँ कभी भी घर पे पूजा पाठ नहीं की। वो तो किसी को देखकर मैंने पूजा करना सीखा, और आपने करने को कहा तो मैंने कर दिया। मैंने तुम्हें बाथरूम में पूजा करने को कहा था? आपने तो कहा था ना कि घर में घुसते ही जो कमरा तुम्हें सबसे पहले दिखेगा वहीं पे जाके तुम पूजा करना। मैं तो ऐसे ही वहाँ गई और देखी एक कमरा है। मुझे लगा शहर में ऐसी जगह पे पूजा होती होगी, इसीलिए मैंने भी कर दिया। उसकी बातें सुनने के बाद शारदा को समझ में आ गया उसे पूजा पाठ आता ही नहीं है। शारदा बड़े आश्चर्य होकर देखती है। अनामिका भी सर झुका के बैठी रहती है। इस गांव की बहू को मुझे एक एक चीज के बारे में विस्तार से बताना होगा, नहीं तो बाप बेटा दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझ पे हंसेंगे। ऐसा सोचने के बाद शारदा तब से अनामिका को हर जगह अपने साथ साथ लेके जाती है। किचन में ले जाके उसे बताती है कैसे खाना पकाया जाता है, कैसे नमक डालना है, कितना मिर्चा पाउडर डालना है, सब कुछ बताती है। अनामिका भी बड़े ही ध्यान पूर्वक सब कुछ सुनती है और बहुत ही कम वक्त में ही अनामिका सब कुछ सीख जाती है। एक दिन अनामिका तरह तरह के पकवान बना के सबको परोसती है। सभी कहते हैं कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट पका है और सभी लोग मिलके पेट भर के खाना खाते हैं। तब से पत्नी का सम्मान देते हुए रमेश अनामिका से बहुत प्यार करने लगता है। इस तरह रमेश अनामिका को स्वीकार लेता है और सभी एक साथ मिलके खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शारदा बगीचे में जाके फूलों के बीचों बीच खड़ी होकर पाइप से अपने ऊपर पानी डालने लगती है। पानी से अब शारदा पूरी तरह से भीग जाती है। शारदा के शरीर से धुआं और गर्मी निकलते देख पति प्रसाद परेशान होकर कहने लगते हैं। अरे शारदा, ये क्या? कुछ मत कहो, मैं कुछ कह नहीं सकती। थोड़ी देर मुझे छोड़ दो। गांव की महिलाएं हमारी विदेशी बहू के हाथों से पकवान खाना चाहती हैं। ये सुनकर प्रसाद बड़े आश्चर्य होते हैं। क्या कहा? वो हमारी विदेशी बहू के हाथ का खाना खाना चाहती है? नहीं शारदा, नहीं, ऐसी हिम्मत ना करने को कहो। हमारे घर के आसपास भी ना आए। अगर वो चाहे तो हम उनके लिए फेमस बिरयानी ले आएंगे। जितना चाहे वो खा ले। अगर जरूरत पड़े तो अपने साथ घर में भी ले जाए। नहीं जी, वो मेरी बात एक नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी विदेशी बहू के हाथ के बने हुए पकवानी वो खाना चाहती हैं। उन लोग जिद पकड़ के बैठी हैं। कह रही है अच्छा दिन देख के हम उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाए। ऐसा क्या? अब क्या करे? यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग गर्म हो गया और पूरा शरीर भी गर्म हो गया है। इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ मैं अब यहाँ पे। तुमने क्यों नहीं बताया कि विदेशी बहू ने जब पहली बार पकाया था तो तुम्हें कैसी कैसी चीजें देखनी पड़ी थी? तब जाके उन्हें शायद समझ में आता। बाप रे, ऐसी वैसी दिक्कत नहीं हुई थी। जब जब सोचती हूँ तो लगता है कि शर्म से बस अब मौत ही आ जाए। हाँ शारदा, अब क्या कहे, हमारी किस्मत ही ऐसी है। ऊपर से उस दिन सफर करना था। मेरा पेट कितना खराब हो गया था। उस वक्त हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे। ड्राइवर भी बहुत परेशान हो रहा था। बार बार उसे जंगल के रास्ते पे रोकना पड़ रहा था। नहीं तो और क्या, बस से उतर के घर आना पड़ता। कोई और चारा भी तो नहीं था। शारदा प्रसाद जब इस तरह की बातें कर ही रहे थे तभी विदेशी बहुरानी अनामिका वहाँ पे आ जाती है। माँ जी, मैं खाना बना दूं क्या? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं बहू, मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, हमारे पति ने कहा है कि आप लोगों का बड़े प्यार से ध्यान रखने। बस विदेशी बहू के मुंह से ये बात सुनते ही शारदा जो पाइप अपने हाथों में पकड़ी होती है उसे छोड़ देती है। अरे बेवकूफ लड़की, हमारे पति नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा पति है, मेरा बेटा, माई सन। शारदा जैसे तैसे अपनी अंग्रेजी से समझाती है पर विदेशी बहू उनकी बात समझ जाती है। वही मैं कहना चाहती थी माँ जी, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आपका और पिताजी का अच्छे से ख्याल रखने। तो बताइए आप लोगों को क्या पसंद है, मैं वही पका के आप दोनों के मुंह में रख दूंगी। ऐसी बातें सुन के शारदा और ज्यादा घबरा जाती है। मुंह पे नहीं, नहीं नहीं बहू, उसे डाइनिंग टेबल पे रख देना। वो कह ही रही थी कि प्रसाद प्रशंसा में कहने लगते हैं।
अरे बाबा शारदा, विदेशी बहू आई कि नहीं, तुम्हारी अंग्रेजी तो धीरे धीरे सुधर गई। कहीं तुम भी विदेशी सास ना बन जाओ। बहुत मजाक हो गया। पहले उसे बोलो कि खाना ना पकाए, मैं अकेले खाना पका लूंगी। ऐसा कही रही थी, तभी रमेश ऑफिस के लिए तैयार होके हॉल में आ जाता है। रमेश अभी भी शारदा प्रसाद के लिए एक बच्चा ही था। माँ, पिताजी, अनामिका, इस तरह वो तीनों को बुलाता है। तीनों ही भागते हुए बगान से घर के अंदर आते हैं। बेटे को अनुरोध करते हुए शारदा कहने लगती है, बेटा, ऑफिस के काम से तुम अमेरिका गए और हमारे लिए इस गोरी लड़की को बहू बना कर ले आए। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम बहू से कह दो कि वो खाना ना पकाए और जब भी बाहर जाओ तो बहू को अपने साथ ही ले जाओ। रात के 10 बजे से पहले मत आओ। जाओ बेटा, बहू को ले जाओ। रमेश पूरी तरह से असमंजस में था। उसकी माँ उसे अनामिका को ले जाने के लिए क्यों कह रही है, वो सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद ये सवाल उसने अपने पिताजी से पूछा। कुछ खास बात नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ के जान पहचान वाली चाची सब कह रही है बहू के हाथ से वो खाना खाएगी। एक बार तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई थी ना, पर वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं। सिर्फ वो बात नहीं बेटा, तरह तरह के पकवान बनाओ और उन्हें जबरदस्ती बुला के खिलाओ। इसीलिए बेटा बहू को साथ ले जाने को कह रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं माँ, एक बार विदेशी बहू के हाथ का पकवान खिला ही दो, फिर वो कभी नहीं खाएंगी, नहीं तो बार बार तुम्हें टोकती रहेंगी। रमेश की बातें सुन के शारदा को भी लगा कि बेटा सही कह रहा है। तुरंत वो अपनी विदेशी बहू से कहती है तरह तरह के पकवान बनाने के लिए। विदेशी बहू अनामिका घर के बाहर चूल्हा लगाती है और वहीं तरह तरह के पकवान बनाती है। शारदा अपनी जान पहचान की सारी महिलाओं को अपने घर बुलाती है। घर के बाहर चबूतरे में सबका बैठने का बंदोबस्त करती है। सारी महिलाएं बड़ी उत्सुक थी ये सोचकर कि शारदा की विदेशी बहू के हाथों के पकवान खाएंगी। शारदा खड़ी होकर विदेशी बहू से कहती है कि वो एक एक को अपने हाथों से खाना परोस दे। खाओ, बहुत दिनों से तुम लोग पूछ रहे थे ना कि मेरी विदेशी बहू के हाथों से खाना खाओगे। आखिरकार वो वक्त आ गया। आप लोग शर्माना नहीं, पेट भर के खा के जाइएगा। चाहो तो घर के लिए भी ले जाना और अगर फ्रिज है तो फ्रिज में रख देना, कल सुबह भी आप वो खाना खा सकते हो। इस तरह कहती है। सभी लोग खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कमला उठकर जाती है और उल्टियाँ करने लगती है। सुलोचना का पेट खराब हो गया तो वो खाना बंद कर दी और अचानक से वो खड़ी हो गई। क्या सुलोचना, खड़ी हो गई तुम? बैठो बैठो, अभी और व्यंजन है। सुलोचना ने अजीब सा चेहरा बनाकर, मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरा पेट खराब हो गया। तुम बहुत शर्माती हो, बैठो बैठो। बहू, थोड़ा ज्यादा पड़ोसो। अब शारदा सुलोचना को ये सारी बातें कहकर चेयर पे बैठाने की कोशिश कर रही थी, पर सुलोचना का तो पेट खराब हो चुका था। इसीलिए वो शारदा को इधर उधर की बातें कहकर उसके हाथों से भाग निकलती है। थोड़ी देर बाद जो भी वहाँ पे विदेशी बहू के हाथों का पकाया हुआ खाना खाने आए थे, सभी को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक के बाद एक सभी शारदा के घर से रेस के घोड़े की तरह भाग निकलती है। उन्हें भागते हुए देखकर शारदा तो समझ जाती है। फिर शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर जब विदेशी बहू को पता चला तो वो शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेती है। उसके बाद शारदा अपनी विदेशी बहू अनामिका को अच्छे से खाना पकाना सिखाती है। अनामिका भी सासू माँ से हर तरह का पकवान बनाना सीख लेती है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाने लग जाती है। आज की कहानी यहीं तक। आगे और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।